नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आज सुर्खियों में हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 1993 में ये घोषणा की कि हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाएगा। इसे शुरू करने के पीछे की वजह थी प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को लाइमलाइट में लाना और विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करना। तो किस तरह की चुनौतियां पत्रकारों और पत्रकारिता के सामने इस वक्त है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार शेफाली पांडे और लाजपत आहूजा जी है। शेफाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया संयुक्ता। साथ ही लाजपत आहूजा जी, आप डायरेक्टर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन के और साथ ही साथ रेक्टर भी रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। चूंकि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो लाजपत आहूजा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों के सामने जो चुनौती है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या आप सोचते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और इसमें चूंकि दुनिया भर में ये खतरे पत्रकारों के सामने हैं, तो इसका महत्व अपनी जगह है। और ये लेकिन मैं ये इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये सारे देशों में एक समान स्थितियाँ नहीं हैं। हर देश की अपनी अलग अलग स्थिति है और चुनौतियाँ भी अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो उस दृष्टि से ये एक ऐसा मुद्दा है जो पत्रकारों को एकजुट करता है और जो पत्रकारों से जुड़े हुए बाकी संबंध पक्ष हैं उनको भी अपनी कर्तव्यों की याद दिलाता है। इस दृष्टि से पत्रकारिता के क्षेत्र में ये एक अच्छा संकेतक और एक जागरण का मंत्र है। बिल्कुल। शेफाली, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से डिजिटल क्रांति हुई है, एक तरह से व्हाट्सएप जर्नलिज्म अब बहुत चल गया है, हर नागरिक कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो ऐसे में ये बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है क्योंकि क्रेडिबिलिटी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। इसे किस तरह से आप देखती हैं? तो पत्रकारिता के सामने ये अलग तरह की एक जो चुनौती अब सामने आ गई है, इसे किस तरह से आप देखती हैं? बिल्कुल, 2022 में जो हमारा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, उसका जो विषय था वो भी इसके नज़दीक ही था, बल्कि यही विषय था, डिजिटल जो एक तरीके से क्रांति आई है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों की फ़िक्र का ये दिन है, उससे ज़्यादा इसे इस एक्सटेंशन पर ले जाना चाहिए कि पत्रकारिता को लेकर फ़िक्र बढ़ी है कि पत्रकारिता कितनी बच पाई है। क्योंकि वर्ल्ड प्रेस का जो इंडेक्स है उसमें भारत 150वें नंबर पर है और उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर तथ्यों के आधार पर पत्रकारिता उस ढंग से नहीं हो रही, विचार जो है वो हावी रहता है। लेकिन जो सवाल आपका है डिजिटल क्रांति का, उसके बाद तो अब प्रश्न ये उठने लगा है कि जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं वो किस आधार पर, एक तरफ सूचनाओं की बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ तथ्यात्मक आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये 2 शब्द हैं और मुझे लगता है कि डिजिटल क्रांति जो आई है उसके बाद इन 2 शब्दों में घालमेल हो गया है। हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से सूचनाओं की बाढ़ आ गई है और वो जो पैमाने हैं समाचार के, जिन पैमानों पर उसे कसा जाना चाहिए, उस पर कसे बगैर जो है दर्शक और श्रोता तक पहुंच रहे हैं। बहुत सही बात आपने कही। लाजपत जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, कहते हैं कि डेटा अलग है, उससे फिर इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, इन्फॉर्मेशन के बाद नॉलेज और उसके बाद विजडम, ये कहीं ना कहीं एक हायरार्की होनी चाहिए, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन और डेटा में ही उलझ कर रह गए हैं। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती तो है ही जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक और चुनौती पत्रकारिता के सामने मानता हूँ। वो है इस समय जो सर्वाधिक उभर के आ रही है वो नैरेटिव सेट करना। बिल्कुल। तो पत्रकारिता नहीं, एजेंडे वाली पत्रकारिता में बदल गई है। प्रेस के सामने ये बड़ा खतरा है जी। जैसे अभी शेफाली जी ने कहा कि जो उसका स्वतंत्रता का इंडेक्स है प्रेस की फ्रीडम का, उसमें हम 150वें नंबर पर हैं। बिल्कुल। उसमें पहले नंबर पे है नॉर्वे। जी। नॉर्वे कितना छोटा सा देश है, कितनी जनसंख्या है। समस्त यूरोप की जो, और उसमें रूस और टर्की भी मिला दिए जाएं तो भी 100 करोड़ नहीं होते, जिससे ज़्यादा भारत है। जी। तो एक तो मुझे ये जो पैमाना है इस पे गहरी आपत्ति है कि ये कोई न्याय नहीं करता। पैरामीटर्स ठीक नहीं है। पैरामीटर्स ठीक अपने अपने रखे हुए हैं। आप नॉर्वे के आधार पे भारत को कैसे जज कर सकते हैं? बिल्कुल।
और यहाँ इसका सैंपल बहुत छोटा है। कहीं के कुछ एक आध घटनाएं हो गई, उसी के आधार पे आपने एक परसेप्शन बना लिया भारत के बारे में कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नीचे है। तो मैं एक तो उससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा, ये सचमुच ये चिंता की बात है कि प्रेस के सामने खतरे पहले की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा है। एक, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, नैरेटिव का खतरा। बिल्कुल। और ये कब कौन कौन सा नैरेटिव सेट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो और प्रेस की आज़ादी भारत के संदर्भ में हम लोग, हमारा जो पूर्व का इतिहास है वो है मिशनरी पत्रकारिता का, जो ज़्यादातर हमारे देश के सारे नेता ही पत्रकार थे जी। ऐसा बहुत कम देशों में है कि जिसके सारे प्रथम पंक्ति के नेता जो हैं वो पत्रकार ही हों। चाहे जिसका भी नाम ले लीजिए आप, चाहे महात्मा गांधी जी का ले लीजिए, तिलक का ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का ले लीजिए, ये सब के सब पत्रकार थे जी। पर आज पत्रकारिता और उसकी स्वतंत्रता एक दूसरा मुद्दा है, जिसमें क्या हम पत्रकार की स्वतंत्रता ज़्यादातर कारपोरेट घरानों के हाथों में है प्रेस, तो क्या उनकी स्वतंत्रता? तो ये बहुत ही बारीक नहीं, बड़ा चैलेंज है। राइट। पहले ऐसा होता था, पत्रकार होते थे, उसके बाद नेता होते थे, या उसके बाद बिजनेसमैन होते थे। अब उल्टा हो गया है। अब हम पहले बिजनेसमैन होते हैं, पहले नेता होते हैं, और फिर पत्रकारिता भी करते हैं। तो इसीलिए वो जो घाल-मेल की बात शिफाली ने कही थी। शिफाली, एक और बात है, सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें कहा गया कि जो आम नागरिक हैं वो भी पत्रकार हो सकते हैं। शुरुआत उसकी कहीं ना कहीं अच्छी रही भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए वो एक बड़ा खतरा भी हो गया है, क्योंकि हर कोई पत्रकार है। वो 5W1H का कॉन्सेप्ट जानता हो न जानता हो, उसके पास प्रेस कार्ड ज़रूर है, जो अच्छे खासे पत्रकारों के पास भी नहीं होता। तो इसे भी क्या आप एक बड़े खतरे के रूप में देखती हैं? बिल्कुल। शुरुआत में ये लगा था कि सूचनाओं के लिहाज से ये था कि सिटीजन जर्नलिस्ट, न्यूज़ चैनल्स ने ही ये ट्रेंड शुरू किया और सिटीजन जर्नलिस्ट आए। लेकिन अब जिस तरीके से उसका बेजा गलत इस्तेमाल हो रहा है, और वो जो पैमाने हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। दूसरी एक बात कि ये अधिकार पत्रकारों को संविधान के आर्टिकल 19 से मिलता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें भी हमारे कर्तव्य हैं। पत्रकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसको कौन सी सूचनाएं देनी है, संवैधानिक आधार पर भी हमें ये देखना होगा कि कौन सी सूचना देने पर, हम जब खबर लिखना सीखते हैं तो बताया जाता है कि सांप्रदायिक अगर कोई मसला है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो ये जो क्रांति आई, उसके बाद ये नॉर्म्स पूरी तरीके से टूट गए, ध्वस्त हो गए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती के साथ सामने है। और जैसा सर ने अभी कहा कि जो एक नैरेटिव सेट करने का मामला है, समाचार विचार में तब्दील हो रहा है। हम क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे के उत्तर तलाशने के बजाय एक विचार के साथ अगर पत्रकार किसी कवरेज के लिए जाएगा तो स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जाएंगी। तो ये एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है। पत्रकार पर तो संकट है ही, पत्रकारिता पर भी बड़े संकट हैं। बिल्कुल, पत्रकारिता पर भी बड़े संकट है। और ख़ास तौर पर पिछले दिनों जब कोविड का जो हमने बुरा दौर देखा, हालांकि वो दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट फेज़ रहा, सेकंड फेज़ रहा, अगर तब की हम बात करें, एक तरह से पूरे दुनिया के पहिए रुके हुए थे। कुछ ही लोग थे जो फील्ड में थे, उनमें से एक पत्रकार थे। एक मेडिकल टीम थी जो सक्रिय थी, मेडिकल सेक्टर था, पुलिस थे, और पत्रकार थे जो फील्ड पर थे। और बहुत सारे पत्रकारों को इस दौरान हमने खोया भी। लेकिन उन पत्रकारों की सुध लेने वाला क्या कोई है? मतलब अगर हम चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ जर्नलिस्ट की बात करें, तो क्या उस स्तर पर भी काम हो रहा है? क्या वो पत्रकार जिन्हें हमने खोया, उनके परिवारों की सुध लेने वाला, तमाम दूसरे फैक्टर्स तो है ही, सैलरी को लेकर, HR पॉलिसी को लेकर, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जिनसे अभी भी हम पत्रकार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या इस दिशा में कोई काम हुआ? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर आहूजा जी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ। वो बहुत छुटपुट स्तर पे राज्य सरकारों ने प्रयास किया, पर वो नाकाफ़ी है जी। पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपने जो बात की, मैं आपको ये बताऊं कि भारत में 2 प्रेस कमीशन बने जी। दूसरा प्रेस कमीशन 77-78 में बना था जी। उसको लेकर आज जो है, कितने वर्ष हो गए आप अंदाज लगा लीजिए, 4 दशक से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल। उसके बाद भारत में प्रेस कमीशन नहीं बना, जबकि पत्रकारिता में कितना, जैसा शेफाली जी करें, कितना बदलाव आ गया। बिल्कुल। तो ये समय है कि हम तीसरे प्रेस कमीशन की स्थापना करें
और उसमें ये सारे मुद्दे भी लें जिसको अभी आपने उठाया। हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि जो पहला प्रेस कमीशन था उसमें नेहरू जी भी थे जी। तो ये होता रहा, लेकिन दूसरा प्रेस कमीशन आज आप उसकी कॉपी मांगें तो शायद ही कहीं मिले, क्योंकि वो पहले एक सरकार थी, फिर दूसरी सरकार बदली, उसमें कहीं तो भी दूसरा प्रेस कमीशन खो गया और पहले प्रेस कमीशन की थोड़ी बहुत सिफारिशें क्रियान्वित हुई हैं। मुझे लगता है कि ये सही समय है, बल्कि हम बहुत लेट चल रहे हैं तीसरे प्रेस कमीशन का गठन करके ये सारे मुद्दे उसके दायरे में लाए जाएं, बिल्कुल जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा भी शामिल है। जी। शिफाली जी, इस पर आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी, खास तौर पे क्योंकि हमेशा कहा जाता है मीडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड पे मास्टर। सैलरी की बात हो, एचआर पॉलिसी का जिक्र मैंने किया हो, ये नियमित रूप से मिले, समय पर मिले, यही अपने आप में बड़े मुद्दे हो जाते हैं। फिर कोविड काल या इस तरह के दूसरे एक्सीडेंट्स में जो हम पत्रकारों को खो रहे हैं, उनकी फैमिली, ये सब तो है ही मुद्दे। तो एक थर्ड कमीशन की बात, और इसमें और आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? बिल्कुल संयुक्ता, बल्कि जो कोरोना का दौर था उसमें मैं खुद भी उसी दौर से गुजरी जी। कि जब हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमने अपने कई साथियों को खो भी दिया इसी दौरान। और हुआ ये, जो ज़मीनी तौर पर मैं देखती हूँ कि चाहे फिर वो कॉरपोरेट्स हों, सरकार की तरफ से ज़रूर थोड़ी, जो जैसा सर भी कह रहे हैं कि प्रयास हुआ, लेकिन जी। जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे लोग, वहाँ कोरोना योद्धा कहकर उन्हें सम्मानित किया गया। बाकी कई जगह ये भी खबरें आई, और मतलब जो साझा किया हमारे साथियों ने, कि उनकी सैलरी भी कई जगह काट दी गई, जबकि वो इस मुश्किल वक्त में काम कर रहे थे। दूसरी एक बात की तनख्वाह वेतन को लेकर अभी भी बहुत बुरी स्थिति है, ख़ास तौर पर चैनल्स के आने के बाद तो इसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन हिंदी अखबार जो हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि ज़मीन है, सबसे मजबूत ज़मीन है। जो टेलीविज़न में भी जो पत्रकार हैं, अगर वो समाचार पत्रों से आते हैं तो वो एक अलग प्रखरता के साथ आते हैं, तो वहाँ अभी भी वेतनमान की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और मुझे लगता है यही एक वजह रही होगी कि जो पत्रकारिता में भी एक दूसरी राह बनाने के लिए पत्रकार को मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब भी जो एथिक्स के साथ पत्रकार हैं, जो ईमान के साथ पत्रकार हैं, जो अपने सिद्धांतों के साथ चल रहे हैं, वो टिके हुए हैं उन कम तनख्वाहों में ही। लेकिन सिद्धांत भी दम तोड़ देता है ना, जबकि परिवार के भरण पोषण की बात आती है, तो इस और बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। एक तरफ पत्रकारिता पर जो संकट है वो तो है ही, लेकिन पत्रकार कम से कम इतना उसको वेतनमान मिले कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और उसके लिए, जैसा सर ने भी कहा, किस तरह के कमीशन की बेहद सख्त ज़रूरत है और उनमें इन बिंदुओं को शामिल किए जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कहा जाता है कि पत्रकार वो है जो पूरे समाज की सुध लेता है, या एक ब्रिज का काम तो निश्चित तौर पे करता ही है, चाहे वो शासन और लोगों के बीच में हो, योजनाओं के लिए हो, दूसरी तमाम चीज़ों के लिए हो। लेकिन पत्रकार की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। तो आवाज़ जब एक पत्रकार दूसरे के लिए उठाता है तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन जब भी पत्रकार या जो संगठन है वो अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो कई बार उसे अनसुना कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। आहूजा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत सही बात की है संयुक्ता जी, लेकिन आज कम से कम मैं ये मानता हूँ कि एक आउटलेट है, सोशल मीडिया का आउटलेट है, जिसमें कम से कम हम वो अपना दर्द कह सकते हैं। बिल्कुल। एक ज़माना तो ये था कि इस तरह का कोई माध्यम भी, कोई मंच भी आपके पास नहीं था। बिल्कुल। आज कम से कम एक मंच तो है। हाँ। तो आज कोई बातें छुपी नहीं रहती। और दूसरा, यूट्यूबर हो गए हैं पत्रकार, तो जिनके पास अपना वो है, वो उस रास्ते पर भी हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ तो बहुत ही सफल पत्रकार हैं जी। पर ये बात तो जो कहा है आपने वो तो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जिनके अगर पत्रकारों के साथ अन्याय होता है तो इनकी वैसी यूनियन भी नहीं है। जैसे कई जगह बहुत स्ट्रांग यूनियन होती है, यहाँ पत्रकारों के पास भी वही, वहाँ भी एजेंडा आ जाता है। तो बहुत स्ट्रांग यूनियन है नहीं पत्रकारों के बचाव की।
पर इससे खुद उनको ही लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। और शायद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जब हम बात करते हैं तो ये एक मौका हमें देता है आत्मनिरीक्षण का भी, और हम बैठकर भी शायद अपनों के साथ बात करें इस मुद्दे पर कि हम खुद तो इस तरह से संगठित हों कि हम अपने मुद्दों को उठा सके। और शिफाली, यही प्रश्न मेरा आपसे भी है, लेकिन उसमें एक एंगल मैं विमेन जर्नलिस्ट का भी जोड़ना चाहूँगी। आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऐसे तो हर क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसमें चुनौतियाँ कुछ बढ़ जाती हैं, तो उसे लेकर भी क्या एड्रेस किए जाती हैं चीज़ें? बिल्कुल, हालांकि मैं शुरू से ये मानती हूँ कि पत्रकार को जेंडर में नहीं हम बांटना विभेद चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हमें ये देखने के पहले कि अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें कि यहाँ कितनी महिला पत्रकार सक्रियता से काम कर रही हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि की पोजीशंस जो हैं वहाँ पर कितनी महिला पत्रकारों को मौका दिया गया। एक माइंडसेट में कड़वी सच्चाई है, ये माइंडसेट बना होता है नियोक्ताओं का भी, और एक समय तक ये समाचार में जो संपादक के ओहदे पर रहे उन पत्रकारों का भी बना रहा कि जो लड़कियां इस क्षेत्र में आती हैं उनको एक जो सॉफ्ट सी बीट्स होती हैं, चाहे फिर वो कला संस्कृति की हो या फिर शिक्षा की हो, वो उसी के लिए बनी हुई हैं। राजनीति या अपराध जैसे जो बीट्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उन पे काम करने के लिए लड़कियां नहीं हैं। हालांकि ये मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ कि जब टेलीविज़न आया नहीं था, मैंने उस दौर में ही पत्रकारिता शुरू की थी। टेलीविज़न के आने के बाद ये एक बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन वहाँ फिर चुनौती ये हो गई कि ग्लैमर जो है उसने 75% हिस्सा ले लिया। अभी भी मैं ये मानती हूँ कि जो कंटेंट के साथ है, जो तैयारी के साथ है, उसी की लंबी पारी है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि ग्लैमर का एक समय सीमा होती है, और एज ग्रुप के साथ अगर एंकर्स तैयार होंगी और उनकी भी आयु सीमा तय कर दी जाएगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्नलिज्म में टिके रहने के लिए आपका शब्दों के साथ, जानकारी के साथ लैस होना, भाषा के साथ लैस होना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस तो बना ही हुआ था संयुक्ता, लेकिन टेलीविज़न जब से, न्यूज़ चैनल्स जब से आए, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेकिन अभी भी महिलाओं की जो पत्रकारिता है उसमें अभी बहुत सारे मौके दिए जाने की ज़रूरत है। सिर्फ मौका दिए जाने की, बाकी प्रूव करने की जिम्मेदारी, खुद को साबित करने की जिम्मेदारी तो महिला पत्रकारों की ही है, बशर्ते उन पर यह भरोसा किया जाए कि वो कर सकती हैं। आप चूँकि इतने लंबे समय से फील्ड में हैं शिफाली, और आपने हार्ड कोर जर्नलिज्म, हम जिसे कहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर किया है, आज भी आप करती हैं, काफ़ी लंबे वक्त से कर रही हैं। जब हम सुविधाओं की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं तो इसमें जो पत्रकारों को सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर भी बात होती है। तो महिलाओं के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो टॉयलेट्स की हों, क्योंकि फील्ड पर अगर कोई महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए खास तौर पर शौचालय की व्यवस्था हो, दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हो, सुरक्षा उसमें एक बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि दिन और रात नहीं होते हैं, तो क्या इसमें कोई बदलाव आज की तारीख में आपको देखने को मिला है? बिल्कुल संयुक्ता, मैं उस दौर से शुरू करती हूँ, 2002-3 का वक्त था ये। महिलाओं से जुड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब वो ट्रैवल कर रही होती हैं, तो वो होती है शौचालय की। 2003 का जो विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया, तो उसमें उस समय मेरे सामने भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी, और फिर मेल्स कलीग्स के साथ ये शेयर करना, हमें टॉयलेट्स मिलते ही नहीं थे लंबे लंबे सफ़र में भी, और फिर हम कहाँ कहाँ हमें जाना होता था। तो ये स्थिति बदली है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता कैंपेन शुरू किया, उसके बाद ये एक स्थिति सभी के लिए, मैं केवल महिला पत्रकारों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबके लिए, महिलाओं के लिए कम से कम ये स्थिति थोड़ी सी सुविधाजनक हो गई है। लेकिन अब भी जब टूर प्लान्स होते हैं या इलेक्शन कवरेज के लिए हम जाते हैं, तो उसमें इस तरह से नहीं रखा जाता कि ये महिला अगर जा रही है तो फिर उसके लिए क्या क्या सुविधाओं की ज़रूरत होगी, या उस पूरे मंथ के दौरान उसको क्या दिक्कतें शारीरिक तौर पर आ सकती हैं जिनकी सुविधा रखी जानी चाहिए, या उसको वो वहाँ पर सहूलियत होनी चाहिए। ये अभी तक बहुत बदलाव नहीं आया है। सुरक्षा को लेकर अब ये हो गया है कि कुछ बड़े चैनल्स हैं, वहाँ बाउंसर्स साथ में चलते हैं। लेकिन मैंने जिस दौर में लाइव शोज़ किए थे उस वक्त तो हमारे संगी साथी ही हाथ बांध कर खड़े होते थे, और हम ही नेताजी से कहते थे कि नेताजी आपका टर्न आएगा, कार्यकर्ताओं को संभालिए। तो ये एक बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन एक जो बेसिक
बेसिक चीज़ है, मैं फिर से उसे रेखांकित करूँगी कि वो एक सुविधा महिलाओं को, सभी जगह महिलाओं को हुई है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता था सफ़र। एक जो बात शिफाली ने कही आहूजा जी कि की पोजीशंस पर महिलाओं का होना ज़रूरी है, और शायद अगर पहले डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर महिलाएं होती मीडिया में भी, तो शायद ये जो बेसिक्स है ना कि अगर टूर प्लान हो रहा है और महिलाएं उसमें जा रही हैं तो किन बेसिक्स का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो शायद पहले से रखा जाता या बुक्स में लिखा जाता कि अगर महिलाएं जा रही है तो इंश्योर करना कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको तक मिले। तो की पोजीशंस पे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे महिलाएं हों मीडिया में भी, तो क्या आपको लगता है डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर महिलाओं का होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है? मैं आशावादी हूँ, होना चाहिए, जी और कई जगह पहुँचे भी हैं। जी पर लेकिन ये लंबी यात्रा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में महिलाओं का थोड़ा लेट प्रवेश हुआ है, देरी से आई। तो देरी से आई हैं तो डिसीजन मेकिंग में भी देरी से पहुँचेंगी। वो तो एक थोड़ा पद की है, एक हायरार्की है। लेकिन अब आ रही हैं, अब सॉफ्ट से भी दूसरे उसमें है। अब तो जब कवरेज होता है तो बुलेट पे जाती हुई महिलाएं दिखती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल गांव-गांव जा रही हैं, मोटरसाइकिल पे जा रही हैं। तो बदलाव तो आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है, पत्रकारिता में भी आ रहा है। हमको आशा करनी चाहिए कि ये और तेज़ी से आए। बिल्कुल तेज़ी से आए, ये ज़रूरी है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल जो रीसेंट डेज़ में हमने देखा, अतीक अहमद का जो शूट आउट हुआ, कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा सवाल उठाया कि पत्रकार कितने सुरक्षित हैं और पत्रकारों की सही पहचान हो पाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि हर किसी के पास प्रेस कार्ड बहुत आसानी से बन जाता है, और जो असल पत्रकार है उसके पास आपको प्रेस कार्ड नहीं मिलेगा, उनकी गाड़ी में चस्पा हुआ प्रेस लिखा नहीं मिलेगा। तो शिफाली, ये जो अतीक अहमद वाला मामला हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है और ज़्यादा सुरक्षा देने की पत्रकारों को ज़रूरत है, और सही चिन्हांकन हो, ये ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सर इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक उस विभाग से रहे हैं जहाँ से तय होता है कि कौन अधिमान्य पत्रकार है। लेकिन अब इस पर और सख्ती किए जाने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी भीड़ जो है इस तरह के लोगों की भी आई है, जो पत्रकारिता के साथ जो स्वतंत्रता मिलती है उनको विभागों में जाने की, इस शब्द का मैं बड़े खेद के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, गरियाने की। तो उस तरह की एक जो बाढ़ आई है उसको संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार की तरफ से जो विभाग हैं जहाँ से अधिमान्यता दी जाती है वो उसमें और सख्ती लाएं, और जो उसके पैमाने हैं उनको और सख्त किया जाए। जी आहूजा जी। शेफाली जी ने बिल्कुल ठीक कहा। शायद इस तरह की कुछ घटनाओं के कारण ही अब ये हमारे यहाँ, तो मध्य प्रदेश की कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ मैं संचालक रहा हूँ, हम तो किसी को अधिमान्यता देने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। पर ये पूरे भारत में लागू है इस बारे में मुझे अभी भी जानकारी नहीं, और मेरे अपने संदेह कि ये नहीं लागू होता। अगर ऐसा होता तो ये अतीक मर्डर केस में जो पत्रकार बनकर लोग गए, शूटर्स, वो ना जा पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमी तो है, और इसमें कमी में पत्रकारों को भी आगे होना होगा। नहीं तो ये होगा कि हर जगह पत्रकारों, ये दूसरा बार ऐसा हुआ है, ये तो सामने आया है जो चर्चा में। जी पहली बार राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी उसमें भी जो थी वो पत्रकार बन के ही गए थे। जी तो बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं पत्रकार होने से। ये तो है कि आप घटना स्थल के बहुत करीब हो सकते हैं। तो इसमें जो है सुरक्षा प्रबंध देखना दोनों पक्षों का काम है। अगर आसपास कोई पत्रकार है, हम एक संवेदनशील मामले को कवर कर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई नया चेहरा हमारे पास खड़ा है, तो पत्रकारों को भी होना चाहिए कि ये भाई ये हमारे बीच में कैसे आ गया, ये तो पहले तो दिखा नहीं हमको। और इसका मैं तो एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मैं एक वीआईपी ड्यूटी में था ग्वालियर में, शायद राष्ट्रपति जी आए थे, और उसी समय ये राजीव गांधी जी वाली घटना के कुछ दिनों बाद की बात है। तो वहाँ एक आईपीएस अफसर थे, वो उन्होंने बहुत सख्ती की, पत्रकारों को बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाने देंगे ये। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप नहीं जानते कि एक पत्रकार के कारण ही ये हुआ है। मैंने कहा सर वो तो छोड़िए आप, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिसेस गांधी की हत्या भी एक पुलिस वाले नहीं की, उनके सुरक्षा गार्ड ने की। तो ये मत करिए, अपन जो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा मत करिए कि एक इस वजह से आप पूरे उसको करेंगे। अंततः फिर और वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तो पत्रकारों की एंट्री हो पाई। लेकिन ये है दोनों तरह का दायित्व, जो प्रबंधन में लगे हैं उनका भी है और पत्रकारों का भी है, कि ऐसा ना करें कि फिर उनकी इससे ये होगा कि फिर पत्रकारों को दूर रखा जाने लगेगा।
बिल्कुल। अब इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें, चूंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर हम बात कर रहे हैं, शिफाली जी कोई ऐसी बात जो छूट गई हो या कोई ऐसी बात जो आप ऐड करना चाहे सम अप करते हुए इस कार्यक्रम को? मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ जिम्मेदारी बढ़ी है। एक तरफ जो सरकार है उनको ये ध्यान देना होगा कि पत्रकारों पर जिस तरह हमले बढ़े हैं, कैसे उनकी सुरक्षा, और ख़ास तौर पर चूँकि मैं महिला पत्रकार हूँ तो एक वो आवाज़ भी दर्ज करना चाहूँगी कि उनकी सुविधा और काम तो लगभग वही करेंगी वो जो पुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन जो जेंडर का फ़र्क है उसके मुताबिक जो थोड़ी सी सहूलियत है वो अगर उन्हें मिल सके। और दूसरी तरफ जो ज़्यादा चिंता की बात है वो ये कि पत्रकारिता की फिक्र करनी पड़ेगी हमें। जिस तरह का पत्रकारिता का ढंग हो रहा है, जिस ओर डिजिटल क्रांति के बाद पत्रकारिता जा रही है। आहूजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सम अप करते हुए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अमेरिका का संविधान बना तो पहला ही संशोधन ये हुआ कि पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात उसमें शामिल की जाए, मीडिया की स्वतंत्रता की बात शामिल की। लेकिन आज भी अगर शेफाली जी वाला पहला उदाहरण देखें तो उसमें प्रेस फ्रीडम वाले संकेतक में अमेरिका कहाँ है? जी, नहीं है। ये शामिल होने के बाद भी नहीं है। भारत में जो पहला संशोधन हुआ वो ये हुआ कि इस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बनने से कैसे रोका जाए। जी, कोई भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती। तो हमारे यहाँ पहला संशोधन वो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमको बताया जा रहा है कि हम 150वें स्थान पर हैं। जी, लेकिन इन आंकड़ों से परे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये मेरी दृष्टि से ऑब्जेक्टिव नहीं है और ये सही भी नहीं है। लेकिन इस समय ऐसा है कि और जिस तरह की डिजिटल क्रांति हो गई है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे, और जिसमें से इसमें विचार करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, तीसरा प्रेस कमीशन कम से कम भारत में तुरंत बनना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बातचीत आप दोनों से हुई। लाजपत आहूजा जी, आपका भी, और शिफाली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिस पर हम बात कर रहे थे, और यही बात कि अगर पत्रकार एकजुट होंगे, साथ में रहेंगे, तो शायद बेहतर ढंग से अपनी आवाज़ को और अपने सेक्टर की यानी पत्रकारिता की आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। पूरे देश और दुनिया की आवाज़ बुलंद करना तो उनकी जिम्मेदारी है ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं का भी हमारे साथ सुर्खियों में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।